Yes, sir. You are live now. Okay. स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपकी। लेकिन मुझे अपना वीडियो स्टार्ट करना है। स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रहे सर। आ रहा है? यस सर। ओके। शुरू करें? ओके सर। ओके। नमस्कार सभी कृषि भाई बंधु और जितने भी श्रोता आए हैं आज, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ संजय भट्टाचार्य जी। आज आप लोगों के साथ दूध उत्पादन में शिक्षा और प्रशिक्षण का जो महत्व है उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ डेयरी फार्मिंग में या एग्रीकल्चर के किसी सेक्टर में। मैं भी आपकी तरह एक किसान रहा हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ से। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है कृषि विश्वविद्यालय राहुरी से, और मैंने एमबीए की है मुंबई से। मैं एक कंपनी है टेप्लू लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं उस कंपनी का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। मैंने कुछ 15 साल अलग अलग कंपनियों में काम की है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड, जी टीवी में काम किया। और मैंने अपना एक डेयरी फार्म भी स्टार्ट किया था, और जहाँ पे मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया। मेरे 100 जानवर थे, मेरे पास 100 एचएफ गाय थे, और मैंने मुंबई के बाहर मुरबाड तालुका में अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया था 2007 में। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव रहा है डेयरी किसान के रूप में, मैं वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं पहले आपको बताऊंगा, मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने मतलब मुझे किस जगह पे मुश्किलें हुई, और कौन सी चीज़ें जो मैंने ठीक से कही। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये 2008 की फोटो है, ये मेरे फार्म का फोटो था। तो चलिए मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। तो मेरे फार्म के दौरान मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आई। तो पहले मैं उन दिक्कतों के बारे में आपको बताता हूँ। पहला तो मुझे कोई सिखाने वाला वहाँ पे था नहीं। मैंने काफ़ी जगहों से सीखने की कोशिश करी। कंसल्टेंट्स बहुत कम थे, और कंसल्टेंट्स जो भी मुझे मिले उनके पास बहुत समय कम था। तो वो मुझे हफ्ते में 1 घंटे का समय दे पाते थे, लेकिन उससे मेरा काम मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे एक वेटरनरी डॉक्टर को मेरे फार्म में रखना पड़ा। तो कहीं पे भी ऑनलाइन जाके मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो पूरा सब कुछ सिखा पाए, मुझे नहीं मिल पाया। दूसरी जो मुझे दिक्कत आई कि मैंने बहुत सारा मक्का अपने फार्म में उगाया, लेकिन मैंने साइलेज या मुर्गास जो है, जिसे महाराष्ट्र में मुर्गास कहते हैं, साइलेज जिसको मक्का का पिकल कहा जाता है हिंदी में, अचार कहा जाता है, वो मैंने कभी तैयार नहीं की। इसलिए क्या हुआ कि जब चारे की जो है कमी हुई, तो मुझे बाहर से खरीदना पड़ा, और जब मैंने बाहर से खरीदा तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो इसलिए मेरे जो खर्च हुए, जो लागत हुई, मेरी बढ़ गई। तीसरा जो मुझे दिक्कत हुई कि जो भी मैंने खर्चा किया इनिशियल, जो मेरे शेड में मैंने खर्चा किया, वो काफ़ी ज़्यादा था। मुझे आज भी लगता है कि मैं काफ़ी कम खर्चे में शेड को तैयार कर सकता था।
चौथा जो मुझे दिक्कत हुआ कि मैंने जो अपने पशुओं के लिए जो पोषण या आहार तैयार किए, वो मैंने उनके वजन के हिसाब से या उनके जो दूध देने की क्षमता है, उसके हिसाब से मैंने नहीं की। तो इसके फलस्वरूप ये क्या हुआ कि जो गायें जो सूखी चरण में थी या ड्राई स्टेज में थी, उनको भी बहुत सारा जो है ज़्यादा पोषण मिला। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब वो बछड़ा जन्म देते वक़्त मेरी 2 गायें मर गई क्योंकि उनको डिस्टोकिया हो गया। उनकी वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो पशु पोषण के इस अ, ए म ए ए ए इस ए मतलब पशु पोषण को मतलब पोषण देते वक़्त मैंने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखा। इस चीज़ की मुझे एक बहुत दिक्कत हुई। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीमेंट स्ट्रॉ है। तो प्रजनन के लिए जो है मेरे फार्म में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे भी सीमेंट स्ट्रॉ होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एसएजी है, एबीएस है और एसएजी के स्ट्रॉ है। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि बुल नंबर या कंपनी के जो रिकॉर्ड है, वो हमें रखने होते हैं। तो इसकी वजह से जो है मेरी जो मेरे फार्म में जो बछड़े जन्म जन्म हुए, वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। ये तो कुछ मुश्किलें थी जो मुझे आई वहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मैंने सही किया। जैसे आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में ये एक लूज़ हाउसिंग सिस्टम है, एक ढीली आवास है जिसमें मेरे पशु जो है खुले घूमते थे, उनको काफ़ी जगह था और शेड को ऐसा बनाया गया था कि इसमें काफ़ी धूप आता था सुबह और शाम को, तो ये जो है फर्श हमेशा सूखा रहता था और इसके वजह से मेरे पशुओं की जो सेहत थी ओवरऑल, ये काफ़ी अच्छी थी और उनका दूध उत्पादन भी काफ़ी अच्छा था। तो ढीली आवाज़ की एक जो है रचना मैंने की, वो बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है। दूसरा मैंने काफ़ी जो है इंटरनेट से पढ़ाई की, काफ़ी अमेरिका के जो डेयरी फार्म्स है या संस्थान है, वो कैसे अपनी जो वैज्ञानिक ये प्रक्रिया है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन सबको मैंने इस्तेमाल किया। जैसे दूध निकालने के पहले थन को धोना, फिर उसको स्टिमुलेट करना, इसके बाद प्री डिपिंग करना, जैसे आप देख रहे हैं पोस्ट डिपिंग करना, डिसइन्फेक्टेंट लगाना। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने मिल्किंग फार्म में की और जिसके कारण जो थनैला या दगड़ी या मास्टाइटिस जिसे कहते हैं, ऐसी बीमारियाँ जो है मेरे फार्म में बिल्कुल नहीं हुई। तीसरा चीज़ जो मैंने अच्छा किया है कि मैंने बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिए फार्म में। तो कंपार्टमेंट मतलब कप्पे। तो जैसे दूध देने वाली गायों की एक अलग कंपार्टमेंट थी, बछड़ों की एक अलग कंपार्टमेंट थी और इसकी वजह से उनका जो मैनेजमेंट है, उनको सँभालना बड़ा आसान हो गया था। चौथा पॉइंट ये है कि जब मैंने बछड़ों के लिए अलग आवास बनाया ऐसे जाली से और उनका जो है उनके जो हाइजीन है इन सब का ख्याल रखा, तो मेरे फार्म में एक भी बछड़े की मौत हुई नहीं। सारे बछड़े जो थे अच्छे तबीयत में थे और बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे थे। अ, दूसरा चीज़ जो मैंने अच्छा किया कि जो भी चारा मेरे पास आता था उसको मैं छोटे टुकड़ों में कटवाता था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चाफ कटर में कटवाता था और उसको मिक्स करता था और उसको टीएमआर टोटल मिक्स्ड रेशन जिसको कुल मिश्रित राशन भी कहा जाता है, उस तरीके से मैं अपने पशुओं को देता था। तो उनको क्या होता था सारे आहार जो है विटामिन, मिनरल सच सब कुछ मिला के दिया जाता था, तो उनके जो है बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी इसकी वजह से। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे, सारे जो है खाना हम लोग मिला के उनको देते थे अच्छी तरीके से, तो वो अच्छे से कोई खाना वेस्ट भी नहीं होता था। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, मुझे सिखाना वाला कोई नहीं था, कुछ ऑनलाइन नहीं था, तो मैंने एक डॉक्टर को अपने फार्म पे लिया, वो बहुत अच्छा काम हुआ और डॉक्टर बीवीएससी थे और उन्होंने गायों को अच्छे से रखा, तो बीमारियाँ बहुत कम हुई। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हादसा मेरे साथ हुआ, ये हुआ कि मैंने तमिलनाडु से अपनी गायों को खरीदा और उनको ट्रांसपोर्ट करके मैं ट्रक में करके लेके आया, बड़े ट्रक में। एक गलती ये हो गई कि उनको हमने लाने के पहले वैक्सीनेशन नहीं दिया, लसीकरण जिसको कहते हैं, वैक्सीनेट हमने नहीं किया। तो कुछ गायों को फार्म में आने के बाद एफएमडी हो गया, फुट एंड माउथ डिसीज़, जिसे खुरपका, मुंहपका डिजीज़ कहते हैं। तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा और फिर उन गायों को हमने फिर ठीक किया। खैर उनकी जो कंडीशन है पूरी तरह वापस नहीं आई, बट फिर भी हमने उसको अच्छे से किया।
दूसरा अच्छा चीज़ जब मेरी जो गाय जो थी 25 से 30 लीटर दूध देती थी, उनकी उपज उत्पादन बहुत अच्छी थी। इसलिए जो है मुझे दूध बेचने में मुश्किल हो रही थी। जबकि मैं बॉम्बे जैसे शहर के बहुत पास था, फिर भी जब मेरी दूध का उत्पादन जब 1000 लीटर से ज़्यादा होने लगा, तो मुझे उसको बेचने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि जो खरीदार थे वो मुझे बहुत कम दाम दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कम दाम से तो प्रॉफ़िट या होगा नहीं, लॉस ही होगा। तो मैंने अपने जो है खुद खुद के अपने जो दूध, दही, पनीर और घी जैसे प्रोडक्ट मैंने खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। दूसरा जो मैंने काम अच्छा किया वो है कि त्योहारों के वक़्त जैसे कि दिवाली, गणपति, दशहरे के वक़्त तब दूध का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता था और तब मैं बहुत अच्छा एक जो है भाव दूध के लिए नेगोशिएट कर पाता था जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी अच्छी इनकम उस सीज़न में हो जाती थी। फिर इस दशहरे के सीज़न में मैं कुछ स्टॉल्स देता था अलग-अलग दशहरे के पंडाल में या दुर्गा पूजा जहाँ पे होती थी। मुंबई के थाने डिस्ट्रिक्ट में हीरानंदानी करके एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा पूजा होता है। वहाँ पे हम स्टॉल देते थे और वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिक जाते थे और कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छी आय हो जाती थी। और सबसे अच्छा जो मैंने काम किया ये जो है ये हमने अपनी रिटेल आउटलेट भी दी जहाँ पे हमारे घी और सारे जो प्रोडक्ट्स बिकते थे। सबसे अच्छा किया हमने जो है बड़ी एक होटल रेनेसेंस है मुंबई में और जेडब्ल्यू मैरियट है। उनके साथ हमने डील किया और उनको हम अपनी सारे जो है पदार्थ जो बाय प्रोडक्ट है और दूध, पनीर, घी ये सारे हम उनको सप्लाई करते थे और इससे बहुत अच्छा स्टेडी इनकम हुआ। तो मैंने ये सीखा कि जब आपकी जो दूध की उत्पादन ज़्यादा हो जाए, तब आपको अलग-अलग तरीके से उस आपको जो प्रॉफ़िट है या आय है, आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैं जो आपको जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने डेयरी फार्मिंग के एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको क्या सुझाव देना चाहूँगा। पहला सुझाव मैं आपको दूँगा कि हर किसी डेयरी फार्मर को पशुपालक को साइलेज बनाना चाहिए या आपको मुर्घास बिल्कुल ज़रूरी है बनाना। दूसरी चीज़ है कि आप ढीली आवास या लूज़ हाउसिंग सिस्टम का ही चयन करें क्योंकि इससे आपके पशुओं को बहुत जगह मिलती है और उनका उत्पादन बढ़ता है, उनकी बीमारियाँ बहुत कम हो जाती हैं। तीसरी बात है कि आपको एक गाय को कितना खिलाना है और क्या खिलाना है, ये बिल्कुल आपको जानना चाहिए। चौथा चीज़ है जो वीर्य या सीमेन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रजनन के लिए, उसका हमेशा रिकॉर्ड रखिए। ये रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इनब्रीडिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाँचवा चीज़ है, हमेशा ध्यान रखें कि डेयरी व्यवसाय में आपको खर्चा सबसे कम करना है। चाहे वो पहले हो या बाद में हो, आपको खर्चे हमेशा कम करने हैं। छठा, प्रजनन के ऊपर ध्यान दें क्योंकि जो बछड़े आपके फार्म में जन्म होंगे वही आपके एसेट है, वही आपके दूध उत्पादन में मदद करेंगे, वही आपकी आय को बढ़ाएँगे। और लास्टली और अंत में ये मैं कहूँगा कि अच्छी क्वालिटी के दूध उत्पादन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए और सारी जो है अपनी एफर्ट्स जो है उसी में लगाइए ताकि आपके दूध में कम बैक्टीरिया हो, सोमैटिक सेल काउंट कम हो, फैट अच्छा हो, एसएनएफ अच्छा हो। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको मैं एज़ अ डेयरी फार्मर मैं आपको ये सुझाव दूँगा। सवाल ये उठता है कि सब कुछ अगर इतना अच्छा था तो मैंने क्यों अपना फार्म बंद कर दिया? कई सारी वजह है जैसे कि मैंने जो ज़मीन ली वो जो है एक जंगल में थी। वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं जा सकती थी और मुझे हमेशा अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता था। दूसरी वजह जैसा मैंने बताया मुझे चारा मैंने अपनी साइलेज नहीं बनाई, मुर्गास नहीं बनाया तो मुझे अहमदनगर से जो है चारा मँगवाना पड़ता था जो काफ़ी दूर से है जिससे मेरा खर्चा बढ़ रहा था। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे बिजली नहीं थी, कभी आती थी, कभी जाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। चौथा ये था कि अ, वहाँ पे पानी की कमी थी। तो अगर अपने डेयरी फार्म को बड़ा करना था, तो जितना पानी चाहिए उतना मेरे पास नहीं था। तो मैंने हिसाब लगा के देखा कि जितना भी मैं प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, वो ज़्यादातर जो है चारे में चले जा रहे हैं, अच्छे चारे में लाने के लिए चले जा रहे हैं।
तो उसी समय मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले वापस, मैं अपने जॉब में चला गया और मैंने अपने जॉब में जो है काफ़ी वर्ष तक काम किया और मेरे जॉब के दौरान मैं काफ़ी किसानों से मिलता रहा, किसानों से उनकी प्रॉब्लम समझता रहा और मुझे ये 10 साल बाद भी ये समझ में आया कि जो प्रॉब्लम मैंने 10 साल पहले फेस किए थे, वो आज भी वही है, वो बदले नहीं है। सारे फार्मर्स को भी आज ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है टेप्लू। अब टेप्लू जो है टेप्लू जो है आता है 10 प्लस डिजिटल से। 10 से हमने टीई लिया और प्लस से पीएलयू लिया। तो 10 प्लस का मतलब है कि जो हम वीडियो बनाते हैं या हम प्रशिक्षण के जो कंटेंट बनाते हैं, वो इतना आसान होता है कि एक 10 साल का बच्चा भी उसे समझ पाता है, इसलिए हम उसे 10 प्लस कहते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मेरे दिल में ये था कि मुझे किसानों के लिए करना है कुछ, इस प्रॉब्लम को जो है सुलझाना है किसी तरीके से डिजिटल के माध्यम से। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि अरे किसान सीखना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसान मोबाइल पे सीखेंगे या उनको कोई दिलचस्पी होगा, वो तो बहुत पुराने चीजें कर रहे हैं और उनको वो चीज से दूर हटाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है, तो मैं आईआईटी बॉम्बे में गया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने उनको ये प्रपोजल दिया, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हमें एक शीर्ष स्टार्टअप या टॉप स्टार्टअप के रूप में उन्होंने 2018 में हमें लिया और हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी और उनके अंडर में हम बहुत सारे जो किसान हैं हम उनसे मिले। पंजाब में, लुधियाना में, साउथ में, महाराष्ट्र में, बंगाल में हम जाके मिले और हमने पूछा उनसे, क्या आपको ये तकलीफें हो रही है? तो ज्यादातर फार्मर ने कहा कि हाँ, हमें ये तकलीफ हो रही है। और हमने पूछा क्या आप सीखना चाहेंगे हम लोगों से? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें तो सीखने को मिलता ही नहीं है, आप सिखाइए हमें। तो इसलिए मैंने ये जो है टेप्लू स्टार्ट किया है। टेप्लू स्टार्ट करने वक्त मुझे पूरे देश भर के जो है किसानों से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी अलग अलग जगहों पे हमने फार्म्स देखे, काफ़ी अलग अलग फार्म्स में हमने शूट किया है और फिर टेप्लू की जो है रचना हुई। आप लोग जो है सुन के बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि 96% फार्मर जो है, किसान है हमारे देश में, उनको कभी भी कोई भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही कम लोगों को हुई है। कुछ अच्छी कंपनियां हैं, कुछ फाउंडेशंस है जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो सारे किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन रिसर्च या जो जो भी रिसर्च हुआ है वो कहता है कि जो प्रशिक्षण है या ट्रेनिंग है, वो डेयरी किसानों के लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकता है। जैसे ये एक रिसर्च आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पंजाब में की गई थी और ऐसे काफी सारे रिसर्च जो है भारत में है और अफ्रीका में भी है। इससे पता चला कि जब किसानों ने प्रशिक्षण लिया या शिक्षा ली डेयरी फार्मिंग के बारे में, तो उनकी आय जो है लगभग 20% बढ़ी। दूसरी बात जो बहुत ही अच्छी बात है कि गर्मियों के दौरान भी उनकी जो दूध की पैदावार है वो 25% से बढ़ गई। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी बीमारियां काफी कम हो गई। तो बीमारियों में जो खर्चा है उनका 40% से भी ज्यादा कम हो गया। तो ऐसा जो है फायदा किसानों को प्रशिक्षण के दौरान होती है। और टेप्लू में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो दूर दराज गाँव में जहाँ पे कोई भी पहुंच नहीं पाता है, वहां पे हम कैसे प्रशिक्षण पहुंचाए, वहां पे हम कैसे सबसे अच्छे जो इस देश के जो तज्ञ लोग हैं या एक्सपर्ट है, कैसे उन सब की जो नॉलेज है हम उन तक पहुंचाए, ये हमारा मोटो है। तो ये हमारे टेप्लू लर्निंग के बारे में है। तो हम क्या करते हैं, हम डिजिटल प्रशिक्षण देते हैं, हम ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसको हम वीडियो बनाते हैं और केवल वीडियो रहता है, उसमें कोई पढ़ाई करने की चीज नहीं होती है। और उसको फिर हम लोग मोबाइल में देते हैं, जिसको लोग मोबाइल में देख पाते हैं। सबसे अच्छी बात इसके बाद जो मेरे साथ हुई ये हुई कि IVRI जो है, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, जो इंडिया की जो प्रीमियर वेटरनरी की जो संस्थान है, उन्होंने हमें जो है चुना इंक्यूबेशन के दौरान। और उनके जो साइंटिस्ट है उनसे हमें बहुत सहायता मिली जब हम ये डेयरी फार्मिंग के जो हम कोर्स बनाने लगे।
मेरे टीम में जो मुख्य सदस्य है वो है डॉक्टर दिनेश भोसले, डॉक्टर शैलेश मदने, डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल हरीश तिवारी और मैं। तो हम जब प्रशिक्षण के बनाते हैं, वीडियो में जो परिवर्तित करके हम प्रशिक्षण बनाते हैं, तो वो बहुत अलग है। जो भी आज अवेलेबल है, जो भी मार्केट में है, उससे कहीं अलग है। क्यों? क्योंकि हम इसको बहुत अलग तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे थनैला या दगड़ी या ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस समस्या को बहुत अच्छी तरह से पहचान करते हैं और फिर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे इसकी इसकी जो है प्रॉब्लम हो रही है और क्या जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। इसके बाद हम जो है काफ़ी सारे तज्ञों को लाते हैं और जो सक्सेसफुल फार्मर्स है, जो प्रगतिशील किसान है, उनके साथ मिलते हैं और समझते हैं कि क्या सॉल्यूशन है जो उनके लिए काम करेगा। अब ये सॉल्यूशन जब हमारे पास आ जाता है, तब हम हमारे एडवाइजरी बोर्ड है और जो साइंटिस्ट हैं, हम उनके पास ये चीज़ लेके जाते हैं कि ये सारी सॉल्यूशंस हम जो है किसानों तक लेके जाने वाले हैं। क्या आपकी राय है, सहमति है? जब वो कहते हैं कि हाँ, ये सही लग रहा है, तब हम इसका स्क्रिप्ट बनाते हैं और इसके बाद हम उसको फार्म में जाके शूट करते हैं। हर एक छोटे-छोटे प्रोसेस को जो है हम शूट करते हैं और उसको वीडियो में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए हमारा जो प्रशिक्षण है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। जो किसानों को फार्म पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसी को लेके हम वीडियो बना के उनको सिखाते हैं। अप्रैल 2020 में हमने हमारा जो पहला जो है कोर्स है डेयरी फार्मिंग पे, हमने हमारे वेबसाइट पे www.tiplu.in पे हमने छोड़ा। आप जान के बहुत खुश होंगे कि बस 5 महीने में हमारे वेबसाइट में लगभग 70 देशों से लोग आके हमारे वेबसाइट पे उन्होंने विजिट किया और उनमें से करीब 7 देशों से जो है लोग हैं जो हमारा जो अब कोर्स का अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है विश्व भर से हमारे कोर्स को देखने के लिए आ रहे हैं। तो हम क्या-क्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाते हैं, जैसे अभी हमने बनाया है वैज्ञानिक दूध उत्पादन पे एक हमने कोर्स बनाया है, जिसमें 10 अलग-अलग कोर्स है। अब हम इसके बाद बकरी पालन के ऊपर कोर्स बनाएंगे। इसके बाद अवशेष मुक्त खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं या रेसिड्यू फार्मिंग है, वो सिखाएंगे। मुर्गी पालन पे हमारा काम चल रहा है और डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी संख्या में जो है फार्मर्स, किसानों के लिए लाभ लेके आने वाला है, उन सब सारी चीज़ों पे हम लोग ऑनलाइन कोर्स बनाएँगे और लेके आएँगे। तो हमारे साथ जो इस ऑनलाइन कोर्स में, डेयरी फार्मिंग के कोर्स में जो विशेषज्ञ हैं, वो ये हैं। पहले हैं डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी। इनकी 4 पीढ़ियाँ जो है वेटरनरी डॉक्टर है वो बहुत ही विख्यात वेटरनरी डॉक्टर है। उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2019 में सम्मान दिया गया है। उनके परदादा, उनके दादा, वे खुद और उनकी बेटी चारों पीढ़ी के वेटरनरी डॉक्टर हैं। दूसरे हैं डॉक्टर टीके वल्ली। डॉक्टर टीके वल्ली एनडीआरआई करनाल में पशु पोषण डिपार्टमेंट में पहले हेड रह चुके हैं। तीसरे हैं डॉक्टर मनीषा भोसले। वो भी पीएचडी है, उन्होंने डॉक्टरेट की है और वो कई साल तक एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। डॉक्टर के एस रामचंद्र, वो भी पीएचडी है, डॉक्टरेट की है उन्होंने एनडीआरआई करनाल से। डॉक्टर अतुल फुले, उन्होंने बीवीसी की है और वो बहुत ही अच्छे जाने माने डॉक्टर है प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में। डॉक्टर दिनेश भोसले, उन्होंने भी डॉक्टरेट की है आईवीआरआई से, वो हमारे मेंटर है। डॉक्टर शैलेश मदने एक बहुत ही प्रमुख फार्म सलाहकार है और उन्होंने काफ़ी सारे जो है डेयरी फार्मों को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जीआरएमएफ अवार्ड के ज़रिए उन्होंने थनैला जैसे विषय पे बहुत ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर दयाराम सूर्यवंशी जो है, वो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज में वेटरनरी के डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स को सिखाते थे और वो खुद एमडी है। महाराष्ट्र के सबसे विख्यात पैथोलॉजी लैब ओमेगा लैबोरेटरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरीश तिवारी जो है, इंडियन आर्मी में उन्होंने 17 साल काम किया है एज अ वेटरनरी डॉक्टर। वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत ही विख्यात वेटरनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट है, यानी कि जो पशुओं के जो स्वास्थ्य के बारे में जो ज्ञान है, उनकी बहुत अच्छी ज्ञान है उसमें। अब ये सारा चीज़ तो मैंने कोर्स आपके लिए बना लिया है। इन लोगों को सबको इकट्ठा किया, सबके पास पहुँच के मैंने बना लिया। तो मुझे लगा कि जो सारी मैंने गलतियाँ की थी, जो मुझे तकलीफ हो रही थी, वो
मैं कैसे क्या कुछ ऐसा करूँ ताकि जो है हमारे किसानों को भी वो तकलीफ ना हो। तो मैंने एक फ्री मुफ्त का एक टूल बनाया है जिसको फार्म चेक कहते हैं। ये आप सभी को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये फ्री है और ये आपको 5 मिनट में बता देगा कि आपके खेत में, आपके फार्म में क्या तकलीफ है, आपके डेयरी फार्म में क्या तकलीफ है। तो इसको अगर आपको फ्री में इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले हमारे एक वेबसाइट है learndairy.com, LEARNDAIRY.com पे जाना है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्म चेक दिख रहा है, आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या मराठी। आप जब भाषा चुनेंगे और क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका जो है संपर्क के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि आपको जो है रिपोर्ट ईमेल पे पहुंचा दिया जाएगा और ये करने के बाद आपको कुछ बहुत सीधे साधारण सवाल पूछे जाएंगे जो आप 5 मिनट में जो है भर सकते हैं और आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट टिक करना पड़ेगा और अपने उत्तर देने पड़ेंगे। और जैसे आप ये फॉर्म को कंप्लीट करते हैं जिसमें ये सवाल है जैसे प्रति पशु आपके लिए आपके पास के आपने कितनी जगह दी है, 200 फीट, 250 फीट, फिर आपने बछड़ों को आप कृमिनाशक दवाइयाँ कब देते हैं। तो ये सारी सवालें जब आप जो भी आप कर रहे हैं और ये कोई रिपोर्ट कोई और नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके लिए है। ये सारी जो सवालों का उत्तर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो है एक रिपोर्ट मिल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और कौन सी चीजें हैं जो आपको दिक्कतें दे रही है और आपको वो दिक्कतों का जो है समाधान कैसा करना है। 1 मिनट में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा और ये रिपोर्ट आपके ईमेल में भी आ जाए। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों को मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये आपको ये इस टूल को इस्तेमाल करना है और घर बैठे आपको समझना है। बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है पूरे विश्व भर में हर 3 महीने में ये पता करती है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो आपके लिए हमने ये एक मुफ्त टूल बनाया है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। तो आइए अभी अभी आप देखते हैं कि ये एक टूल तो एक इस्तेमाल है आपको करना ही है, लेकिन एक अगर आपको सक्सेसफुल डेयरी फार्मर या पशुपालक आपको बनना है, जो हमने 100 से भी अधिक अच्छे पशुपालक को देखा है जो पूरे देश भर में करते हैं, वो क्या सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, जो आपको बिल्कुल अच्छी मालूम जिसकी आपको अच्छी मालूमात होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये वैज्ञानिक दूध उत्पादन का जो हमने ऑनलाइन कोर्स बनाया है, ये किसके लिए काम में आता है? ये काम में आता है किसी के जिसके पास कोई डेयरी फार्म हो, भले उसके पास 1 जानवर हो या 100 या 500 जानवर हो, सारा जो है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। दूसरा चीज़ है कोई अगर नया डेयरी फार्म खोलना चाहे, तो उसके लिए भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है। तीसरा, छात्र जो अच्छा बेहतर नौकरी चाहते हैं या पेशेवर जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स, काफ़ी सारे जो है वेटरनरी डॉक्टर्स हमारे कोर्स में आते हैं, या संस्थान है जैसे कि फाउंडेशंस हो या एनजीओज हो जो दूर दराज रहने वाले किसानों तक पहुंचना चाहते हैं, वो इस कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा और नामी एक फाउंडेशन है, बायफ फाउंडेशन, उन्होंने भी हमसे हमारे कोर्स का कंटेंट लिया है। तो इसका उपयोग हर किसी के लिए हो सकता है। तो मैं अब जो आपको फॉर्मेट देने वाला हूँ, ये आप सबको जो है इस्तेमाल करना है। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगले 10 साल में जो है हमारे देश में जो जिस तरीके से डेयरी चल रही है वो पूरी तरह से बदलने वाली है और आप सबको इन सब के बारे में जो है सीखना बहुत ही जरूरी है। और जो ये मेरे फॉर्मेट में है, इस कोर्स में जो है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है पहला जो कोर्स है, इसमें 10 कोर्स है, वो है जानवरों के चयन के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। हम जब किसानों से मिलते हैं वो हमें अक्सर एक बात बताते हैं कि सर हम गए थे खरीदने के लिए पशुओं को, तो बेचने वाले ने हमें बताया कि हमें 30 लीटर का दूध मिलेगा। जब हम उसको घर लेके आए तो हम देखते हैं 5 लीटर या 8 लीटर मिलता है। तो ये कैसा होता है? तो पशुओं को चुनने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए, वो हमने जो वैज्ञानिक रूप में जो भी चाहिए, वो सारे जो मापदंड है वो हमने इस कोर्स में दिया है। जैसे दांतों से कैसे उम्र का पता लगाना, कैसे शरीर को देख के पहचानना कि ये गाय किस स्थिति में है, कैसे रिकॉर्ड बनाना और कैसे ट्रांसपोर्ट या परिवहन करते वक्त जो दिक्कतें हैं उन सबको आपको अवॉइड करना है, ये सारा इस कोर्स में सिखाया। दूसरी बात जो आपको सीखना है ये है कि डेयरी आवास के बारे में, किस प्रकार का जमीन आपको लेना है अगर आपको छोटा फार्म बनाना है। यदि आपको एक छोटे फार्म से थोड़ा आपके फार्म को बड़ा करना है
तो आपको किस तरीके का शेड इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके का हेडलॉक इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। हमने क्या क्या है इस कोर्स में 11 तरीके के डिजाइन दिए हैं। 20 पशुओं के लिए, 100 पशुओं के लिए, 100 देसी गायों के लिए, 200 गायों के लिए और 500 गायों के लिए भी हमने रेडीमेड लेआउट दिए हैं, जो सक्सेसफुल जो किसान है या फार्म है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा जो जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए जो मैंने पहले भी बताया, ये है कि पशु स्वास्थ्य के बारे में आपको वो सारे बातें जाननी चाहिए ताकि आपके फार्म पे बीमारियां नहीं आए, क्योंकि जैसी आपके फार्म में बीमारी आएगी, आपका जो आर्थिक नुकसान है वो शुरू हो जाएगा। तो हमने इस कोर्स में सारी जो बीमारियां हैं उनको कवर किया है, जैसे कि ब्रूसेलोसिस हो गया जो इंसानों में भी फैलता है, थाइलेरोसिस हो गया, एफएमडी, खुरपका, मुंहपका, सारे जो बीमारियां हैं इसके बारे में हमने बताया। बछड़ों के बारे में, बछड़ों में जो होती है रोग, चीचड़ और मक्खियों से जो होती है रोग, सारे के बारे में हमने बताया और उन्हें कैसे आपको दूर रखना है आपके फार्म से, ये हमने बताया है। चौथा जो जरूरी चीज है आपको जाननी चाहिए कि प्रजनन के बारे में और गायों या पशुओं के गर्भ धारण के बारे में आपको जानना है। और एक सवाल बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हमारी जो गाय है, हमारी पशु गाभिन क्यों नहीं होती है, हमें उसमें जो मद है या हीट सिम्टम है क्यों नहीं दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे पोषण होते हैं, जैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं क्या नहीं है, खनिज कैसे दे रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जानने की जरूरत है कि क्या जो है वैज्ञानिक पद्धतियां आपको इस्तेमाल करना है ताकि ये जो प्रॉब्लम है जैसे इनफर्टिलिटी है, एनिस्ट्रेस है, ये सारे आपके फार्म में नहीं हो। और ये निर्धारित करेगा कि आपको हर साल आपके फार्म में एक बछड़ा मिल रहा है कि नहीं। आपको ये अपने दिमाग में डाल लेना होगा कि हाँ, मुझे अपने डेयरी फार्म में हर साल एक बछड़ा चाहिए, क्योंकि उसी से आपका मुनाफा बढ़ेगा। पांचवा चीज जो आपको सीखना है यह है कि आपके फार्म में एक भी बछड़े की मौत नहीं होनी चाहिए। क्यों? बछड़ा जो है आपका एसेट है, यही आपका जो है धन बढ़ाएगा। बच्चों की जो है शरीर की जो है जो वजन है वो हर रोज 500 से 700 ग्राम, जो जैसे कि एचएफ का बछड़े है उसमें 500 से 700 ग्राम बढ़ना चाहिए। तो क्या आपके बछड़ों में उतनी वजन बढ़ रही है? अगर इतना वजन बढ़ नहीं रहा है तो वो गर्भवती होने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और दूध उत्पादन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। तो आपको ये सीखना है कि उनके वजन को कैसे बढ़ाना है ताकि वो करेक्ट टाइम पे, सही टाइम पे जो है गर्भ धारण कर पाए और आपके लिए जो है इनकम का एक जरिया बन पाए। डेयरी पोर्शन जो है ये सबसे जरूरी चीज है। आप सबको मालूम है कि 60 से 70% जो है खर्चा फार्म का डेयरी पोर्शन में जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन से चारा में क्या आहार है। आज हमको जो हमारे घर के पास मिलता है हम वो खिलाते हैं, वो सही है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हम जो खिला रहे हैं उससे क्या कमियां हो रही है और उन कमियों को हमें कैसे पूरा करना है ताकि हमारा जो फैट है, एसएनएफ है या दूध की जो क्वालिटी है वो कैसे बनी रहे और दूध उत्पादन कैसे बढ़े रहे। तो इसमें हमने नई नई जो टेक्निक्स है जो फॉडर बनाने की, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, स्ट्रॉ बेस्ड डेंसिफाइड फीड, ये इनके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बताया है। सातवां कोर्स जो है वो है एडवांस न्यूट्रिशन, मतलब उन्नत डेयरी पोषण। जो पहला जो पोर्शन है वो चारे के बारे में बताता है और एक आपको आइडिया देता है। ये जो है कोर्स है ये आपको बताएगा कि प्रत्येक पशु को आपको कितना आहार देना है, उसके वजन के बेसिस पे या उसके जो दूध देने की जो स्टेज है, स्तनपान की जो स्टेज है या वो सूखी है, हर एक स्टेट के अनुसार आपको जो है उनको कितना चारा देना है ये आपको ये सिखाएगा। आपको डाइट फॉर्मुलेट करने के लिए खुद आप अपना डाइट फॉर्मुलेट कर पाएंगे, ये जो कोर्स है आपको सिखाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूखे चारा में जो है एक पदार्थ होते हैं जिसे एनडीएफ कहा जाता है। तो ये एनडीएफ जब ज्यादा मात्रा में होता है तो जो गाय की या पशु की जो खाने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी है ताकि पशुओं की जो खाने की क्षमता है वो कम ना हो, वो बढ़ते जाए। तो ये कोर्स उसके बारे में सिखाएगा। एक बहुत ही अलग किस्म का जो है कोर्स जिसके बारे में जो बहुत ही प्रगतिशील डेयरी फार्मर जैसे उनको मालूम है, जैसे हम पंजाब में गए तो काफी सारे उन लोगों को मालूम था, ये है कि बीमारियों को रोकने के लिए कौन से वैसे टेस्ट हैं
या प्रयोगशाला की जो प्रक्रिया है जो हमें जाननी चाहिए। जैसे आपके फार्म में कोई बीमारी आ जाती है, क्या आपको करना है ताकि वो बीमारी दोबारा ना आए? ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपने पशु वैद्य को भी मदद करनी पड़ेगी। आप जब जानेंगे कि कौन-सी टेस्ट होते हैं और आपका पशु वैद्य जब आपको रिकमेंड करेगा, तब आप इन टेस्ट को करेंगे और पशु वैद्य का आपको वो सॉल्यूशन देगा ताकि वो बीमारी वापस ना आए। तो आपको अगर किसी भी बीमारी के जड़ तक पहुँचना है, तो ये जो कोर्स है, ये आपको वो सारी बातें सिखा देगा। स्वच्छ दूध उत्पादन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाएगा क्योंकि लोगों को जो है एंटीबायोटिक फ्री, एफ्लाटॉक्सिन रेसिड्यू फ्री दूध की बहुत आवश्यकता है। लोगों में बहुत सारी अलग-अलग किस्म की बीमारी आ रही है और जो किसान ऐसी क्वालिटी के दूध बनाएगा, उसको बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। तो ये जो कोर्स है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का, ये आपको बताएगा कि कैसे आपको अवशेष मुक्त दूध तैयार करना है। और कैसे आपको अपने दूध उत्पादन को अलग-अलग तरीकों से बढ़ाना है, कैसे मिल्किंग टेक्निक्स यूज़ करना है ताकि आपके दूध उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। 10वां चीज़ जो आपको मालूम होना चाहिए, जो है व्यवसाय के वित्त या फाइनेंस के बारे में या बिज़नेस प्लानिंग के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए कि मुझे जो नुकसान होने वाली कारक है, वो क्या है? क्या वो अगर मेरी गाय गर्भ धारण नहीं करती है तो मुझे कितना नुकसान होगा? अगर मुझे बीमारियाँ आती है तो मुझे कितना नुकसान होगा? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपके नुकसान और प्रॉफ़िट को बढ़ाने के लिए जैसे आप अपने दूध को कैसे अलग-अलग तरीके से बेच सकते हैं, कैसे उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। हमने इस कोर्स में भारत के काफ़ी सारे ऐसे प्रगतिशील जो है किसान हैं, उनके अलग-अलग केस स्टडी दी है, उनकी वीडियो हमने ली है और ये दिखाया है कि वो कैसे अपने दूध को अलग-अलग शहरों में या जगहों पे बेच रहे हैं ताकि उनको अच्छा जो है जो मिले। और अंत में हमने इस कोर्स में ये भी सिखाया कि आपको लोन कैसे लेना चाहिए। लोन लेने के लिए आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बैंक जब लोन देती है तो वो देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, प्लानिंग कहाँ तक है, आपकी समझ इस बिज़नेस के बारे में कितना कहाँ तक है। तो ये सारी बातें इस कोर्स में सिखाई गई। लास्टली जो हमने एक मुफ्त का कोर्स आप सबके लिए रखा है वो है मुर्गास बनाने साइलेज बनाने के लिए। हम सब टेप्लो में ये कहते हैं कि मुर्गास या साइलेज जो है डेयरी फार्मिंग या पशुपालन का जो है ये हृदय है, ये हार्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग है। इसे हर किसी को सीखना चाहिए, इसलिए इस कोर्स को हमने मुफ्त दिया है। इसमें आपको सीखने में मिलेगा कि आपको बैग में कैसे साइलेज बनाना है, आपको खड्डे में कैसे साइलेज बनाना है या आपको बड़े बंकर में अगर साइलेज बनाना है, तो सारे वीडियोज़ हमने लिए हैं। इसके बाद हमारे साथ ऐसे भी काफ़ी सारे पशुपालक हैं जिन्होंने साइलेज बनाना या मुर्गास बनाना सीखा और वो अभी व्यावसायिक तौर पे उसको बेचते हैं। तो ये एक अलग बहुत बड़ा एक व्यवसाय बनने वाला है जो आप इस कोर्स से साइलेज मेकिंग के बारे में ये सीख सकते हैं। तो हमारे कोर्स में जो है मैं आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने के लिए कि ये कोई भी जो है इस कोर्स को इस्तेमाल करता है। हमारे देश में बहुत सारे किसानों को बचपन से फार्म या खेत में काम करते हुए उनको ज़्यादा प्रशिक्षण या शिक्षण का मौका नहीं मिला। लेकिन हमने हमारे कोर्स को ऐसे बनाया कि उसके लिए आपको कोई शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाएं तरफ जो बटन है उसको आप अगर जैसे ही दबाओगे तो ये पूरा वीडियो चलेगा और आपको पूरा वीडियो के माध्यम में सीखना है। तो कोई अशिक्षित इंसान भी इससे आराम से सीख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर कोई समाधान चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे फ़ोन नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ जो हैं, इतने सारे जो इस देश के जो टॉप विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बरसों से काम किया, वो आपके लिए आपके जो है आपको सलाह देंगे। ये हमारे उपयोगकर्ता हमारे कोर्स के बारे में कहते हैं, बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवाद उनको। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनको अच्छा लग रहा है और किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा कोर्स कैसा रहता है। एक छोटा-सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। मिल्किंग मशीन या दूध निकालने वाली मशीन में वैक्यूम न होने पर आपको क्या करना चाहिए? कभी-कभी आपको लग सकता है कि दूध निकालने वाली मशीन में कोई वैक्यूम नहीं है और वो चल नहीं रही है और आप पशु से दूध प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कई कारणों से होता है।
सबसे पहले अपने मिल्किंग मशीन के पल्सेटर की जांच करें। पल्सेटर को निकाल कर देखें कि क्या सभी कनेक्शन ठीक से किए गए हैं। कभी-कभी स्लाइडर के खुला रह जाने से वैक्यूम नहीं बन पाता है। अब वैक्यूम पाइप की जांच करें कि उसमें से कोई पाइप अलग तो नहीं हो गया है। फिर उस क्लॉ की जांच करें जहां पर दूध इकट्ठा होता है। कभी-कभी आई थिंक ये वीडियो रुक गया है। मशीन के कुछ भागों के अलग हो जाने से वैक्यूम यानी कि निर्वात खत्म हो सकता है। कई बार बाल्टी का ढक्कन खुला रह जाने पर या रबर की रिंग खराब हो जाने से भी वैक्यूम को नुकसान होता है। लाइनरों की जांच करें और अगर वे खराब हो गए हैं या कोई टूट गया है तो उन्हें तुरंत बदल दें। याद रखें कि आपको हर 6 महीने या 2500 बार दूध निकालने के बाद जो भी पहले हो उसमें लाइनर को बदलना आवश्यक है। मिल्किंग मशीन की 4 लाइनर केवल एक बार दूध निकालते वक्त कई बार सिकुड़ते और फैलते हैं। जैसे जैसे लाइनर घिसते हैं वे कड़क हो जाते हैं और अपनी लचीलीपन खो देते हैं। उनमें दरारें और छेद भी आ जाती है जिससे दबाव में परिवर्तन होता है और वे वैक्यूम प्रेशर को धीरे धीरे प्रतिसाद देते हैं। ये वैक्यूम प्रेशर को प्रतिसाद देना कम कर देते हैं। अधिक उपयोग किए गए लाइनर दूध निकालने की गति को कम कर देते हैं और मास्टाइटिस जैसे थन की बीमारी को फैलाने का खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए उन्हें समय समय पर बदला जाना चाहिए। दूसरा एक वीडियो आपको मैं दिखाता मिल्किंग हूँ। मशीन या दूध निकाल Brucellosis leads to loss in milk production, abortion, or death of calf in the last trimester, retention of placenta, reduced fertility, and even mastitis. This is a disease that gets transmitted to humans from consumption of raw milk of infected animal. The symptoms of the disease are high fever, swollen peripheral lymph nodes, nasal discharge, salivation, rapid and shallow breathing, watery eyes, anemia, and jaundice, etc. Cattle lose conditions rapidly. Some animals show recumbency, which means that they will be unable to stand up, become unconscious, and death occurs. How do you prevent theileriosis? The first and foremost method to prevent this disease from infecting your animal is to vaccinate your animals. Generally, it is needed once in a lifetime. ठीक है। Brucellosis leads to loss in milk. तो हमारी जो कोर्सेज है ये 3 भाषा में, इंग्लिश, हिंदी और मराठी में। आपको अगर कोर्स का लिंक जानना है तो फेसबुक लाइव में जो कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आप ये नंबर भी ले सकते हैं, आप हमको हमारे साथ व्हाट्सएप पे आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम संपर्क कर सकते हैं। सो आखिरी में मैं समाप्त करने के पहले जो चीज़ बताऊंगा कि टेप्लो के साथ क्यों जुड़े, क्योंकि टेप्लो जो है एक सोच है। ये एक सोच है जो किसानों के ज़िंदगी को, किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने की ये सोच है। हम चाहते हैं कि इससे किसानों की उन्नति हो। जब किसान सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। किसान से जो लोग खरीदते हैं, उनका पदार्थ खरीदते हैं,
उनको भी जो है बहुत फ़ायदा होगा अगर किसान की उन्नति होगी। बहुत सारे संस्थान हैं जो किसानों तक पहुंचना चाहते हैं दूर दराज गाँव में, जो उनके लिए भी टेप्लू बहुत अच्छा एक ज़रिया है। वो पहुंचा सकते हैं टेप्लू को और इन एक्सपर्ट्स को वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो है, हम अपने किसानों को और अपने यूज़र्स को जो है 3 साल तक का समर्थन देते हैं। मतलब हम 3 साल तक जो है आपके साथ रहेंगे कोर्स में, और आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपके लिए तैयार रहेंगे। तो टेप्लू एक सोच, इसीलिए मैंने कहा कि सब किसी का जो है इसमें फ़ायदा है। सारे लोग जो जुड़े हुए हैं टेप्लू के साथ, उनका जो है फ़ायदा है। यही मैं कहना चाहता था। अभी हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। जैसे कि आपका ये टेप्लू और ये जो सेशन था, एक अलग किस्म का ही स्टार्टअप है या कंपनी है, तो मेरे ख्याल से किसान अभी नया कुछ सुन के, कुछ देख के अपने सवाल ही पूछ नहीं पाए अभी तक। अभी वो समझेंगे टेप्लू को पहले जाके, ओके। और हाँ, वो समझेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में आगे चल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो तब आप जरूर इसमें आंसर दे दीजिए। और वो वैसे शैलेश सर है, दिनेश सर है इस टेप्लू के साथ, तो उनसे भी वो जान पाएंगे कि ये कैसे वर्क होता है। या और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एक नया तरीका, अपनी ही जो दादा परदादाओं की डेयरी फार्मिंग थी, वो नया जरिया टेप्लू की तरफ से फार्मर्स को मिल रहा है। और बदलते ज़माने में डिजिटल मीडिया में एक अलग किस्म की कंपनी आपने स्थापित करके सब फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। तो आप सब सब फार्मर्स की तरफ से आपका थैंक यू। और इस फेसबुक लाइव के लिए आप आए, इधर IDF ग्रुप पे आपने जो हमारे फार्मर्स को संबोधित किया, तो उसके लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं नितिन सर को इनवाइट करता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। हाँ जी, शुक्रिया श्रीमान रवि जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सारे डेयरी किसान भाइयों का, क्योंकि उनका समय काफी महत्वपूर्ण रहता है। हर बार के फ्राइडे के हमारे सेमिनार्स में वो काफी संख्या में, काफी अच्छी तादाद में वो आते हैं और अपने तज्ञ डॉक्टर्स को सुनने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्रीमान संजय जी का, कि संजय सर, आपने काफी कम समय रहते हैं आज के सेमिनार के लिए आपका कीमती समय हमारे इंडियन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स के लिए निकाला, और आपके खुद के डेयरी फार्मिंग के अनुभव द्वारा प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए डूज और डोंट्स के बारे में भी बताया, अवगत किया। साथ ही मैं आपका और आपके इनोवेटिव आइडियाज का सम्मान करता हूँ। 10+ डिजिटल मार्केटिंग का और टेक्नो जैसे कोर्स का निर्माण करना, भारतवर्ष के सारे दिग्गज डॉक्टर्स को एक साथ लेकर डेयरी प्रोफेशनल्स के बारे में, या फिर एक, मैं तो कहूँगा, एक क्रांतिकारी कोर्स का निर्माण आपने किया। तो इसके लिए मैं पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ और आपके आइडिया का सम्मान करता हूँ। और मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा कि इस टेप्लू नाम के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने डेयरी फार्मिंग को और उन्नत बनाए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के डेयरी फार्मिंग करना आज के लेवल में संभव नहीं है, आज की स्टेज में संभव नहीं है। और इसी शब्द के साथ मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री संजय जी भट्टाचार्य जी का, जिन्होंने ये काफी समय, मूल्यवान समय उनका आपके लिए व्यतीत किया। और सारे किसान भाइयों का भी मैं धन्यवाद करके आज के सेशन को क्लोज करता हूँ। शुक्रिया सर, आप क्लोज कर सकते हो। हाँ।